नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला में स्वागत है। कृषि सामायिकी सीरीज के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों में जो एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ चीज़ें खबरें जो चर्चा में रहीं उन पर हम सभी लोग एक एक करके बात करते हैं। तो पहली हमारी खबर क्या है जो चर्चा में रही थी, उस पर हम फिर आगे की बात करेंगे। तो बिंदुवार हम सभी लोग क्रम रूप से समझते रहेंगे। तो पहली हमारी खबर क्या थी, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। फिर सरकार की प्रमुख योजना के अंतर्गत करीब 10,000 किसान उत्पादक संगठनों एफपीओज का गठन किया गया। गिलोय, जिसे हम सभी लोग गुडीची के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में खबर आई थी, उस पर बात करेंगे। तो और एपीडा, अगली हमारी खबर क्या रहेगी, एपीडा से संबंधित एक खबर प्रकाशित हुई थी, उस पर बात करेंगे। तो पहली हमारी खबर क्या है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। इसमें कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं जो आपको याद रखनी है। AWBI 2 प्रमुख श्रेणियों यानी प्राणी मित्र और जीवदया में पुरस्कार में चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन पुरस्कार प्रदान करेगा। तो AWBI 2 प्रमुख श्रेणी, कौन कौन सी श्रेणी है, प्राणी मित्र है और जीवदया पुरस्कार है। तो इसमें चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इसके द्वारा। यह पहल पशु कल्याण और सुरक्षा में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। तो चैंपियन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन किन दो श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाएगा, प्राणी मित्र और जीवदया पुरस्कार में चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आमतौर पर किनको प्रदान किया जाएगा, तो पशु कल्याण और सुरक्षा में जिन लोगों का असाधारण योगदान रहा है और जो व्यक्ति हैं या फिर संगठन है, इन सबको इस सम्मानित किया जाएगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो AWBI को वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम PCAA 1960 के तहत एक वैधानिक सलाहकार के निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो आपको याद क्या रखना है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया, तो वर्ष 1962 में किया गया था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत किया गया। यह पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देता है और पशु कल्याण को क्या करता है, बढ़ावा देने का कार्य करता है। तो आमतौर पर आपको क्या याद रखना है इस पशु कल्याण बोर्ड के बारे में, पहली तो खबर हमारी यही है जो आपको याद रखनी, चर्चा में क्यों रही थी, और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया, इसको याद रखना है। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध मानवतावादी रुक्मणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में हुई थी। किनके नेतृत्व में हुई थी, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में इनकी हुई थी। इसमें 6 संसद सदस्य, जिसमें राज्यसभा के 2 और लोकसभा के 4 सहित 28 सदस्य करीब होते हैं। जो हमारी ये बॉडी है, इसमें 6 संसद सदस्यों में राज्यसभा के 2 और लोकसभा के 4 सदस्य सहित अमूमन 28 सदस्य इसके अंतर्गत शामिल है। और जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत प्रसिद्ध मानवतावादी रुक्मणी देवी अरुंडेल के नेतृत्व में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। अगली हमारी खबर है गिलोय अर्थात गुडीची को लेकर के। तो एक पबमेड डेटा के अनुसार पिछले 1 दशक में गिलोय से जुड़े अनुसंधान में 376.5%, कितना, तो 376.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। पबमेड डेटा के आधार पर अगर हम बात करें, पिछले 1 दशक में गिलोय से जुड़े जो अनुसंधान है उसमें 376.5% की वृद्धि हुई है। यह तथ्य चिकित्सा में गिलोय के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है। गिलोय की अगर हम बारे में बात करें, वानस्पतिक विशेषताओं की बात करें, यह एक बेल वाली झाड़ी जो मेनिस्पर्मेसी फैमिली से संबंधित है। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गिलोय है किस फैमिली से संबंधित है, मेनिस्पर्मेसी फैमिली से संबंधित है। जरूरी नहीं दोस्तों कि जो खबर चर्चा में आई वह सीधे तौर पर प्रश्न में शामिल हो, कभी कभी उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो गिलोय के बारे में जो खबर है, इसमें तो कुछ खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, परंतु इससे जुड़ी हुई ये मान लीजिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिलोय किस फैमिली से संबंधित है। तो किस फैमिली से संबंधित है, और धनिया पुदीना अर्थात आलू तंबाकू, ये तो सबको मालूम है किससे संबंधित है। पेपर अगर थोड़ा एग्जाम में कठिन बनाता है तब तो आपको चीज़ें थोड़ी अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए जो आपको और लोगों से अतिरिक्त अलग बनाएगी। तो गिलोय के बारे की अगर हम बात करें, यह बेल वाली झाड़ी जो मेनिस्पर्मेसी फैमिली से संबंधित है। कहाँ उगता है, यह भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थानिक पादप प्रजाति है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। गिलोय के लिए 24 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान, 500 मीटर तक की ऊंचाई वाले इलाकों में उग सकता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको क्या याद रखना है, किस कुल से संबंधित और कहाँ पाया जाता है, और इसके लिए टेम्परेचर कितना ठीक ठाक है, तो 25 से
45 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर ठीक ठाक है। अब इसके मुख्य तत्वों की बात करें तो टर्पेनोइड्स, एल्कोलॉइड्स, लिग्नैंट्स और स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। लाभ इसके रोगाणुरोधी, सूजन को कम करने, एंटीऑक्सीडेंट, मधुमेह नियंत्रण, इसमें इसके कुछ गुण पाए जाते हैं, लाभदायक गुण पाए जाते हैं। अगली हमारी खबर क्या है? अगली हमारी खबर है दोस्तों, अगली हमारी खबर, पहली हमारी खबर क्या थी? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को लेकर के थी। अगली हमारी खबर गिलोय गुडुची से संबंधित है। अब हमारी खबर है सरकार की प्रमुख योजनाओं को लेकर के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है। कितने? तो ये बहुत पहली तो ये खबर ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सरकार की प्रमुख योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने एफपीओज का गठन किया गया अभी हाल ही में? तो 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है। अब आइए इसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण बिंदु उन पर बात करते हैं। इन एफपीओज का गठन इन्हें एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत किया गया। इस योजना को 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का नाम 10,000 नए एफपीओज के गठन और संवर्धन की योजना है। तो एफपीओज का गठन एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना, जबकि इस योजना को लॉन्च कब किया गया? एफपीओज से संबंधित जो योजना इसको 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। ये आपको याद रखना है डेट। और इसकी योजना का नया नाम क्या कर दिया गया? 10,000 नए एफपीओज के गठन और संवर्धन की योजना। यह इसका एक नया नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न में आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब हम सभी लोग जो 10,000 नए एफपीओज के गठन और संवर्धन की योजना, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका जो नोडल मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है पर मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ। आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना। इन जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में एक जिला एक उत्पाद क्लस्टर मॉडल के साथ कम से कम एक एफपीओ का गठन सुनिश्चित किया गया है। एफपीओज की संस्थागत पहुंच सुनिश्चित करना। इसके लिए पात्र ऋणदाता संस्थाने से प्रति एफपीओ 2 करोड़, कितने की बात की जा रही है? प्रति एफपीओ के 2 करोड़ की दोस्तों बात की जा रही है रुपये तक परियोजना ऋण की गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है। योजना के कुछ लाभों की बात करें, बाजार संबंधी लाभ, वित्तीय लाभ जैसे कि बेहतर मूल्य प्राप्त, आर्थिक दबाव में फसलों की बिक्री को कम करने में क्या मिलती? मदद मिलती है। बाजार संबंधी लाभों की बात करें तो संयुक्त भंडारण, मूल्य संवर्धन सुविधाओं के माध्यम से फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को क्या किया जाता है? कम किया जा सकता है। तकनीकी और ज्ञान तक पहुंच की बात करें, आधुनिक तकनीकी विस्तार सेवाओं आदि तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित होगी। संचार में आसानी, मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव की सूचना, बाजार के रुझान और सलाहकारी सेवाओं में क्या करती है? मदद प्रदान करने का कार्य करती है। योजना के अंतर्गत कुछ अन्य शुरू की गई पहलों की अगर हम बात करें, एफपीओज के लिए ऋण गारंटी निधि। कौन सी? एफपीओज के लिए ऋण गारंटी निधि, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत एफपीओज को ऋण प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थानों को ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म दोस्तों ये क्या है? तो 5,000 एफपीओज अब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल हो चुके हैं। तो पूछा जा सकता है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में लगभग कितने एफपीओज शामिल हैं? तो अमूमन 5,000 इसकी संख्या है जो दोस्तों जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल हो चुके हैं। 10,000 एफपीओज को कॉमन सर्विस सेंटर में परिवर्तित करना, डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना। एफपीओज के बारे में अगर हम बात करें तो एफपीओज एक प्रकार का उत्पादन संगठन है जिसके सदस्य आमतौर पर किसान होते हैं। एफपीओज प्राथमिक उत्पादक तो जैसे किसान, दूध उत्पादक, कारीगर द्वारा गठित एक कानूनी इकाई होती है। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन विपणन में पैमाने की अर्थव्यवस्था के माध्यम से सामूहिक रूप से क्या किया जाना? लाभ उठाया जाना। एफपीओ किसानों और उत्पादों का समूह होते हैं जो कंपनी अधिनियम के भाग 9A से संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। ये इंपॉर्टेंट है। भाग 9A संबंधित राज्यों की सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत एफपीओ के हैं पंजीकृत। तो खैर इसमें अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों की बात करें, इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट है कि सरकार की प्रमुख योजना के अंतर्गत अमूमन 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किया गया है या गठन किया गया है। और इस योजना को 29 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। इस योजना का नाम है 10,000 नए एफपीओज के गठन और संवर्धन की योजना। ये इंपॉर्टेंट है। और इसका नोडल मंत्रालय कृषि और किसान मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय जिसके अंतर्गत यह कार्य करता है। और पंजीकरण की अगर हम बात करें, किसान और उत्पादक समूह होते हैं जो कंपनी अधिनियम 9A भाग 9A के से संबंधित
भाग 9A या संबंधित राज्यों की सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। या यहाँ पर या तो फिर अब 9A में संबंधित है या फिर संबंधित राज्यों की जो सहकारी समिति अधिनियम है उसके अंतर्गत ये पंजीकृत है। तो ये आप सभी लोगों को चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। अगली हमारी खबर है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। ये खबर चर्चा में रही। अच्छा, इसमें एपीडा को ये अक्सर पूछा जाता है कि जो खबर अगर चर्चा में आई उससे ना पूछ करके यह भी पूछा जाता है कि एपीडा का गठन किया कब किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा। अब आइए इसकी बात करते हैं। एपीडा ने जर्मनी में आयोजित बायोफेज अर्थात 2025 भारतीय निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित की। तो हमारी खबर क्या है एपीडा को लेकर के, क्या खबर चर्चा में आई? एपीडा ने जर्मनी में आयोजित बायोफेज 2025 में भारतीय निर्यातकों को, जो भारतीय निर्यातक हैं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का कार्य किया है। बायोफेज है क्या? तो ऑर्गेनिक फूड पर दुनिया का अग्रणी व्यापार मेला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बायोफेज क्या है? ऑर्गेनिक फूड से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ऑर्गेनिक फूड से संबंधित है, तो बायोफेज ऑर्गेनिक फूड से संबंधित है, जो दुनिया का अग्रणी व्यापार मेला है। बायोफेज 2025 जो है जर्मनी में आयोजित हुआ और भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को भी इसमें सुनिश्चित किया गया। एपीडा है क्या? तो इसका मंत्रालय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, जो कि एपीडा है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारत में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाला शीर्ष संगठन। एपीडा आपके लिए इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर विपणन, जो कृषि विपणन है, आप में एक अतिरिक्त टॉपिक भी दिया गया आपके सिलेबस में। एपीडा की स्थापना कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत हुई। ये बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो अलग अलग एग्जाम्स में आप देखने को पाएंगे कि यह पूछा गया है, तो इसके लिहाज से आप इसको याद रखिए। तो एपीडा की स्थापना कब हुई? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत हुई है। इसके कार्य कौन कौन से? वित्तीय सहायता के माध्यम से निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास करना, बूचड़खाने, प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर में मांस एवं मांस उत्पादकों का निरीक्षण किया जाना, इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इस रूप में यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादकों के निर्यात के लिए प्रमाणन देने वाली संस्था को प्रत्यायन प्रदान करने का कार्य करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो हमने बताइए आपको। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है यह। तो खैर ये हमारा कोई 40 से 50 मिनट का कोई लेक्चर नहीं, ये खबरें हैं दोस्तों, जो जितनी ज़रूरी बात है इसमें हम सभी लोग उतना पढ़ते हैं। खबर क्या है हमारी, चर्चा में क्यों रही और उससे संबंधित चीज़ें क्या, इन पर बात करते हैं इसके अंतर्गत हम सभी लोग। तो मिलते हैं खैर अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।